हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और काम प्रारंभ किया, उस पर पूरे बिहार की महिलाओं ने अपना जोरदार ठप्पा लगाकर कितना प्रचंड बहुमत लगा करके भेजा है। 10,000 और जो वादा हमने किया है उपाध्यक्ष महोदय, जो वादा हमने किया है महिलाओं को 2 लाख देने का, वो इनके गणित में विकास नहीं रहता है। कि नहीं करे माननीय, इनके गणित में विकास नहीं रहता उपाध्यक्ष महोदय, इनके गणित में विकास नहीं रहता उपाध्यक्ष महोदय। आप जाकर देखिए, आप जाकर पदाधिकारियों से पता करिए, जिन महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं उनको कैसे 2 लाख रुपये और दिए जाएं, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हमारी सरकार न सोने वाली है, न अटकाने वाली है, न भटकाने वाली है, विकास की राह पर चलने वाली है। इसलिए आपको दर्द हो रहा है। आज उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार थी, बिहार के अंदर क्या होता था, बिहार के अंदर क्या होता था, यही पीएमसीएच की दीवार पर हमने देखा है कि यहां प्रत्येक मरीज को 25 पैसे की दवा उपलब्ध कराई जाती है। शर्म से सिर झुक गया कि ऐसी सरकार जो 25 पैसे की आज तो आप भी जाकर के अपने आपको चुनौती देते हैं। आप में से कोई भी अपने क्षेत्र में जाइए और आपके यहाँ पीएससी है, एपीएससी है, आप जाकर के देखिए कितने बड़े पैमाने में वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, कितनी दवाएं हैं। और तो और महोदय, अभी हमारे परिवार में खांसी हो गया, हमारे यहाँ के एक मुखिया जी आए, कहे कि भाई अपने खांस रहती काहे खांस रहती। हम और सुनिए तो आईपी गुप्ता जी, सुनिए ध्यान। माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखें। उपाध्यक्ष महोदय, वो जब हमने दवा खरीदने के लिए भेजा, तो वहां पर हमारे एक माननीय मुखिया ने सूचित किया कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सिरप रखा हुआ है वो लीजिए, काफी इफेक्टिव है। अब बैठ जा चुनौती है, माननीय सदस्य, इनको बोलने दें। कोई भी आपको कोई भी जब बारी आएगी तब विषय इस प्रकार का हो तो आप बताइए। कृपया शांति बनाएं। उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार की सड़कें चमचमा रही हैं। आज विद्यालयों के अंदर अख्तरुल साहब, टोका-टोकी नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया टोका-टोकी नहीं करें। आज भी गांवों के अंदर जब हम गुजरते हैं, चमचमाती हुई कोई गुलाबी बिल्डिंग नजर आती है तो जानकारी होती है कि ये विद्यालय है। इनके जमाने में क्या था? इनके जमाने में मकान नहीं था, अगर दीवार है तो उसके ऊपर छप्पर पर खप्पर नहीं है। ये इनकी सरकार थी। हमारी सरकार ने चमचमाती हुई बिल्डिंग दी है। आज शिक्षक हैं, शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। और छोड़ दीजिए, जिस जिले के निवासी आदरणीय हमारे आलोक मेहता जी हैं, जो अभी विषय रख रहे थे, कल हम उस जिले के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गए थे। हमारे यहाँ की सरकारी स्कूलों की बच्चियों ने जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तय मानिए बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूलों की बच्चियां उनकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। ये हमारी सरकार ने दिया है, ये मनोबल हमारी सरकार ने अपनी बच्चियों का बढ़ाया है। माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें। हमारी सरकार प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रही है, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। और आपने एक चरवाहा विद्यालय, माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया। केला अनुसंधान केंद्र हो गया है। माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी जी, आप कैदी बैठ जाएं। गुप्ता जी बैठ जाएं। अच्छा बैठिए गुप्ता। माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी जी, आप अपना भाषण प्रारंभ करें। मैं सबसे पहले अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से हम पर भरोसा दिया और मुझे टिकट देकर के चुनाव मैदान में भेजा और बेनीपुर की जनता ने मुझे फिर से यहां पर भेजा। मैं इसके लिए अपने नेता और अपनी जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं श्रवण पर बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया बोलने के लिए, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी आलोक मेहता जी जो हमारे पुराने जिला के हैं, हमारे बड़े भाई हैं,
अभी हमारे पुराने जिला के नहीं ज्ञान है तो क्या करेंगे। असल नौमा फेल के आप लोग समर्थक हैं तो कई यही सब लोग टोका टोकी कीजिएगा। वो हमारे पुराने जिला के हैं, हमारा दरभंगा जिला पुराना जिला के वो नागरिक थे, अब वो समस्तीपुर जिला के हैं तो उसमें भी टोका टोकी करते हैं बिना मतलब का। असल नौमा फेल के आप लोग के फॉलोअर हैं तो यही हाल होगा। अभी केंद्र पर निर्भरता की बात उन्होंने की, आपके जैसे सीनियर व्यक्ति, और इधर आज देखे थे आईपी गुप्ता जी को, ये इतना बड़ा संविधान लेकर के आए हुए थे। इन लोगों के भी एगो नेता है पप्पू, उस संविधान लेकर के वो घूमते हैं। अरे संविधान में स्पष्ट है कि केंद्र का पर अधिकार मेरा बनता है। माननीय सदस्य हमारी निर्भरता नहीं है, उनको वो मेरा बोलने दें। अधिकार है जो मुझे मिलता है, इसलिए अगर हम उस पर निर्भरता रखे हुए हैं तो कोई गलत नहीं किए हुए हैं, इसलिए माननीय सदस्य विषय को मत शांति बनाएं। बर्बाद कीजिए। अब मैं बतलाना चाहता हूं कि ये लोग बराबर बोलते रहते हैं कि 10,000 हम लोग दिए इसलिए हम लोग की चुनाव की जीत हुई। इनको नहीं मालूम है कि 2020 में जब चुनाव परिणाम का जब आया कि पहले की आया कि हाँ अब सरकार इनकी बन रही है, लोग भयभीत हो गए थे और उसी भय को देख करके 2025 में वो गलती नहीं करे कि ताकि 4-5 का मार्जिन करे। इसका परिणाम हुआ कि यह 200 सीट हम लोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा है उसका परिणाम है। कोई मुख्यमंत्री जो 20 साल का रहा हो, 11 विधानसभा एक दिन में उन्होंने जब बारिश होने लगा था उस दिन हमारे यहाँ प्रोग्राम था, वो 22 सड़क चले गए और कहीं पर भी किसी ने टोका तक नहीं। यह है नीतीश कुमार जी, आप सीख लीजिए। आपको सिखलाने के लिए कुछ दिन तो लाए थे, आप सिखवे नहीं किए तो जनता आपको मुख्यमंत्री आपको याद होगा तो मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में आपको बताया था कि आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या दुर्दशा होगी, आप विपक्ष के नेता नहीं हो पाएंगे। वह एक आध गो सीट हो गया इसलिए आप विपक्ष के नेता हो गए, नहीं तो आपकी भी स्थिति वह नहीं होती। सबसे दुखद था महोदय, सबसे दुखद था कि इन लोगों ने तय कर लिया था कि इतने तारीख को हम लाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग जब थे अपने तय कर रहे थे तो सोचते थे, उनको पूछा गया इनके नेता से कि भाई बिहार में जो शपथ ग्रहण करेंगे हम विरोधी दल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। इतना आत्मविश्वास। अरे जनता को आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं मुंगेरी लाल का हसीना सपना कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कहां से मुख्यमंत्री बन पाइएगा, आप कभी नहीं बन पाइएगा। आपको नीतीश बाबू ने अपने साथ लाए, आपको सीखना चाहिए उनके साथ, आप उनके साथ सीख नहीं है। आप उनको कहते हैं कि बूढ़े हो गए। आप उस समय में जब ये थे मुख्यमंत्री जी इनको लाए थे, उप मुख्यमंत्री बनाए थे, तब का वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री जो साधारण चाल में चलते थे तो इनको दौड़ना पड़ता था। ये स्थिति है इनकी। और ये हमारे मुख्यमंत्री जो को कहेंगे ये बूढ़े हो गए। आज भी मुख्यमंत्री में जो क्षमता है, जो विजन है, वो आप में नहीं हो सकता है। ये लोग बोलते रहते हैं, आप चिंता ना करें ना, हमारे मुख्यमंत्री शेर है, शेर था और शेर रहेगा। आपको निगल लिया। आप अपनी बात देखिए ना, आपको क्या स्थिति पर, आप भी सौरभ भाई आप अकेले आ गए तो देखिए कि क्या स्थिति थी आपकी कहां पर आकर चले गए। ये लोग अच्छा 2 गो हैं, ठीक है, आप अकेले आए हैं। अच्छा ये सुधार लीजिए, ये अकेले आए हैं, वो 2 आए हैं, 12 से 2 पर आ गए हैं। तो यह नीतीश कुमार जी से डरिए कि वो उनका जो विजन है, जनता उस विजन को मानती है। और आपके कहने पर आप कहते फिरते थे माई बहन योजना। माई बहन योजना मतलब क्या? राबड़ी देवी और आप दूसरा का नाम नहीं लेंगे, वही, उसके अतिरिक्त आपको कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपने में सुधार लाइए। आप अपने में सुधार नहीं लाइएगा तो इससे भी खराब हो जाइएगा। जितना टोका टोकी करना हो कीजिए। ये बतलाते हैं, पूछ रहे थे कि बजट पर बोलिए। अब मैं बता रहा हूं आपको। आप बता रहे हैं कि हम 10,000 पर जीते।
आप बता रहते हैं कि हम इंडस्ट्री नहीं खोले। आप जितनी बातें कहें जरा सा अध्ययन भी किया कीजिए। असल नौमा फेल आप लोग है ना, इसलिए हो जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू इकोनॉमी जो 2004-05 में मात्र 14% था, अभी बढ़ करके 24% हो गया है। जानकारी ले लीजिए। जीडीपी साइज इन रुपीज है 77,781 करोड़ रुपया 4 से 5 के बीच में, अब बढ़ करके 11.39 लाख करोड़ 2005-06 में हो गया है। उसके बाद पर कैपिटा, बहुत बोलते रहते हैं पर कैपिटा इनकम बोलिए, पर कैपिटा जीडीपी बोलिए, तो इसलिए हम लाए हैं आपके लिए। एकदम आप सत्य बोलिए, ये मेरा नहीं है, यह भारत सरकार का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कार्ड है। यह नौमा फेल का इंडस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, यह मेरा रिपोर्ट नहीं है। यह पहले 2.0 बिटवीन था, अब बढ़ करके 4.3 बिटवीन हो गया 2013-14-25 के बीच में, 2021-20 के सीरीज में। उसके बाद कारखाना कितना था शांति बनाए। इन लोगों के सामने में इस समय में 1407, उसमें भी अधिकांश बंद हो चुके थे। अभी वो बढ़ करके, जानकारी ले लीजिए, जानकारी जरूरी है, 3,386 23-24 में इसका हो गया है। उसके बाद फिक्स कैपिटल, अब नौमी फेल है तो हम क्या कर दें, नौमी पास। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं, आपको जानकारी दे देता हूं। और डिस्टेंस मोड में मैं शांति बनाए। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जरा सा डिस्टेंस एजुकेशन चल जाए तो फिर इनको हम पढ़वा देंगे अपने यहाँ, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे, माननीय सदस्य बैठ जाए, रेखा से नीचे, माननीय सदस्य बैठ जाए, गरीबी रेखा से नीचे माननीय सदस्य बैठ जाए, 2005-06 के बीच में 78.3%। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य बैठ जाए। ओ सारा भाई, आप ही के लिए बोल रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे 78.3% था, अब घट करके गरीबी रेखा टोकी नहीं करें माननीय सदस्य, 8% हो गया। आप तो पढ़े लिखे हैं, जानकार लोग हैं, आप ये ले लीजिए ना, ग्रहण कर लीजिए ना। एनर्जी एक मिनट तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज 8वीं पास थे और उन्होंने आधुनिक तमिलनाडु का निर्माण किया। पूरे देश और दुनिया में उनका नाम है। महोदय, तेंदुलकर क्रिकेट के दुनिया भर के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में हैं, वो 5वीं पास है। यदि डिग्री से कुछ हो गया होता तो मैं समझता हूँ ये संविधान कहीं, ये बिहार नहीं, बिहार नहीं, देश की जनता जो किसी कारण से कम पढ़ सकी उसके प्रति अपमान भरा शब्द है ये। महोदय, ऐसी बातों का जिक्र ऐसे ही नहीं होना चाहिए। बैठ जाए चौधरी जी, अपना भाषण। ये कामराज साहब के सामने चले गए, आप संजय में बैठ जाए। नाम नहीं लिए। हम लोगों के बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्या पास थी, उसी का उदाहरण दे देते। बैठे नहीं बोले, इनको अपने ही पास उदाहरण था राबड़ी देवी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, उसी का नाम ले लेते ना। माननीय सदस्य आप बैठ जाए। पर चले गए, ये तो बिहार में ही है, उन्हीं का नाम ही ले लेते। उसके बाद एनर्जी डेफिसिट कितना था, 22.5% था, अब घट करके 0.4% हो गया है। महोदय, पीक डेफिसिट पहले जो था 3-4 में 19% था, वो अभी 24-25 में घट करके 2.8% है। उसके बाद नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पहले ये जब थे 2005 तक, उसके तक 3,629 किलोमीटर था, अब बढ़ करके 6,389 किलोमीटर है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पहले इनके समय में 7,714 किलोमीटर था, वह बढ़ करके अभी 16,784 किलोमीटर है। रूरल रोड्स पहले था 63,262 किलोमीटर, वह बढ़ करके 1,31,007 किलोमीटर ये हो गया है। अभी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो इसका क्या जवाब देंगे?
पैसेंजर। आप 15 साल में तो गर्त में ले गए थे और उस गर्त को लाने विनय में बाबू, आप आसन के मुखातिब हो, अपनी बात हम तो रखें। इधर को देखते हैं, इधर हम पीछे देखेंगे, हमारा इस पर उलझे नहीं जाएगा। इससे। हम पीछे नहीं देखते हैं, पीछे देखना भी नहीं है। इन लोगों को देख सकते तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं टोका होगा। टोकी नहीं करें। हाँ, शिक्षक छात्र अनुपात जो पहले था 104 पर 1 टीचर थे जब इनकी सरकार थी, वह घट करके अभी 26 पर, जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे, 26 पर हो गया है। तो अगर टोका टोकी नहीं करें। हमारे क्षेत्र में ये कहते हैं, तो ये मैं बतला देना चाहता हूं, अनुमंडल अस्पताल नहीं था ये लोग जब सरकार में थे। अभी हमारे यहाँ अनुमंडल अस्पताल बन करके तैयार हो करके काम करता है, ब्लड बैंक वहां पर बन गया है, आईसीयू की स्थापना हो गई है और 30 डॉक्टर वहां पर हैं। और शिक्षक, ये मास्टर कहते हैं, बतलाइए, नोमा फेल कहते हैं, ये फिर कहेंगे हमको बुला जाता है। अरे शिक्षक तो बोलिए, मास्टर काहे बोलते हैं? ये हमको तो डर होता है, ये लोग थोड़ी देर में बोलने दें, इसलिए आप ये लोग तो सदस्य भागते रहते हैं ना, इसलिए मास्टर साहब बोलिए ना, तो शिक्षक नहीं बोलते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट का क्या करें? नौवीं फेल है तो क्या गलत क्या करें? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अपर प्राइमरी तक पहले था 32% था, अब बढ़ करके 70% हो गया है। यह हमारे राष्ट्रीय की बात ये करते हैं, उस समय में राष्ट्रीय कितना था यह भी आप ही बता दीजिए ना, हम जो नहीं बता पा रहे हैं वो आप बता दीजिएगा कि 2004-5 में राष्ट्रीय औसत क्या था, ये आप बता दीजिएगा ना। कुछ आपके लिए भी छोड़ देते हैं, आपको भी तो आप समय 2 मिनट मिलेगा, लेकिन उसी 2 मिनट में अपना बोल दीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ, भाई बड़ा प्रश्न कर दिए कि आपका समय बीते जा रहा, मोनी सर, आप उलझे नहीं, अपनी बात रखें। बन रहा है, ये तो इनके हुआ कि एम्स हम स्वीकृति दिए हैं, जब स्वीकृति दिए हैं तब ये ना आप पूछ रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और आप क्या किए थे? आप चरवाहा विद्यालय जो खोले थे, घोषणा किए थे, वो भी नहीं बना पाए थे। दिक्कत यह है, आप अपने कार्य का, जब तक एक कहावत है महोदय कि आप जब तक इतिहास का अध्ययन नहीं कीजिएगा, भविष्य की संरचना नहीं हो सकती है। और इन लोगों को अपने इतिहास जो इनका अपना है उसका भी अध्ययन नहीं करते हैं। भाई अपना इतिहास का अध्ययन कर लीजिए, तब भविष्य का संरचना कीजिएगा, तब ख्वाब देखिए सरकार बनाने के लिए। उसके बाद महोदय ये देते रहते हैं, आप हम गलत दे दिए सौरभ भाई, तो आप सही कर दीजिएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? जी जा ना। एक समय था महोदय कि बिहार में गांव की सड़कें इतनी गड्ढा युक्त थी कि उसमें बैल भी नहीं चलने के लिए तैयार होता था, यह स्थिति थी। बिजली का हाल क्या था हमारे? आपके पास में 1 मिनट का वक्त है मोनी सर, 1 मिनट का टाइम, अपनी बात रखें, उलझे नहीं। हाँ, शुद्ध बिजली की पानी की जो स्थिति थी कि लोगों को पानी के कारण बहुत बीमारी बढ़ता था। आज जल नल की एक ऐसी सुविधा आ गई है जिसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही है। हाँ, मैं नहीं अजय बाबू मैंने क्या कहा था कि ये खराब है, ये नहीं कहा था कि नहीं है, दोनों में अंतर है, खराब और नहीं है में अंतर है, इसको आपको समझना चाहिए। उसके बाद हम अपने थोड़े क्षेत्र के समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करा देता चाहता हूं कि अब हम अपने अनुमंडल अस्पताल में 28 डॉक्टर है, मैंने चर्चा किया हूं। आंख का डॉक्टर नहीं है, उसके बाद ईएनटी के डॉक्टर नहीं है, उसके बाद एनेस्थीसिया नहीं है, इन लोगों की डॉक्टर हमको चाहिए। ऑर्थो के डॉक्टर तो हैं, मैं तो कहा 28 डॉक्टर हैं, ये 3 गो डॉक्टर नहीं है, तो ऑर्थो के डॉक्टर वहां पर हैं, लेकिन वहां पर असिस्टेंट का पद नहीं है। 2 मिनट, एक सेकंड। उसके बाद
मैं मांग करना चाहता हूं कि बेनीपुर बाईपास निर्माण फेज 2 किया जाए, बेनीपुर बिशनपुर और नारबान मुर्तजापुर पथ का चौड़ीकरण किया जाए, बेनीपुर में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए और हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, जुड़िया और बारा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए और प्राथमिक माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है। माननीय सदस्य मनोहर बाबू, राजपुर में जो प्राथमिक विद्यालय है, मनोहर बाबू, उसको आप उत्क्रमित अपना किया परिचय जाए। रखें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास 6 मिनट का वक्त है मनोहर राव। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक पेश किया गया है उसके विरुद्ध में बोलना चाहता हूँ। महोदय, विधेयक बनाने में तो निश्चित रूप से मेहनत की गई है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विवेचन नहीं किया गया, न विचार किया गया। यह इस विधेयक की बहुत बड़ी अनुपयोगिता है। महोदय, हम लोग परिचित हैं कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है कि उसको बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी 3% है। महोदय, 15 से 29 वर्ष की आयु के जो युवक हैं उनकी बेरोजगारी 9.9% है। महोदय, स्नातकों की बेरोजगारी 14.7% से अधिक है। तो इतनी बड़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई तो होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि किस तरह से उसको हम पूरा करें। महोदय, हमारे यहाँ पलायन की समस्या बहुत अधिक है। खेती में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है और कम मजदूरी मिल रही है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के कारण जो एक उत्पीड़न सहना पड़ता है अलग है, घर से दूर रहना पड़ता है अलग है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि पलायन रुक सके। और पलायन तभी रुक सकता है जब कोई इंडस्ट्री खोली जाए, और इंडस्ट्री खोली जाए तभी उसको पलायन को हम लोग रोक सकते हैं। और हम इंडस्ट्री नहीं खोल पाते हैं तो हम कृषि पर अगर निवेश करें, अगर कृषि पर निवेश करने पर हमारा जीडीपी बढ़ेगा और 75% जो हम लोगों को रोजगार मिल रहा है वो कृषि से मिल रहा है। इसलिए कृषि पर अधिक निवेश करने से हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है, इसलिए उस पर ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। बहुत पहले ऐसा हुआ था, कृषि पर हम लोगों को घटा हुआ था तो उसमें ज़्यादा निवेश किया गया था तो जो उसका था घट गया था। तो इसलिए कृषि पर टोका टोकी नहीं, कृषि पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि का भी जो जीडीपी में योगदान है 22% है। इसलिए 22% से अधिक योगदान हमारा हो तो उससे बहुत अधिक बेरोजगारी दूर हो सकती है। महोदय, बिहार में जो 6.62% दलित लोग वो शिक्षित हैं और 63% बेरोजगार हैं। महोदय, ये सरकार दावा कर रही है कि हम दलितों के लिए उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो दलितों के उत्थान के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा है, क्योंकि इतने अधिक 62% तो लोग अशिक्षित हैं और 63% लोग बेरोजगार हैं। इसलिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ध्यान नहीं दिया गया है। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है, कुछ बहाली भी हुई है, लेकिन अभी भी हजारों विद्यालय जो छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है, छात्रों के लिए भी शौचालय नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक का जो अनुपात है वह 1:40 है, इसलिए उस अनुपात को घटाना होगा। कम से कम एक जो राष्ट्रीय औसत है वो 1:20 के औसत में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अधिक से अधिक भवन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ भवन की कमी है और भवन की कमी के कारण एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है, कई विद्यालयों को एक विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए यदि भवन नहीं बनेगा और पक्का भवन नहीं बनेगा तो कोई
शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हो नहीं सकता है। इसके लिए भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, जो हमारे यहाँ कटाव हो रहा है, कटाव होता है तो कटाव से कई हानियाँ होती हैं। एक तो ज़मीन कट जाती है, दूसरे लोग निर्वासित हो जाते हैं, इसलिए और जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है वो भी घट जाती है। इसलिए इस कटाव को रोकने के लिए कारगर व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि कारगर व्यवस्था नहीं होने से हमारा कटाव बढ़ते जा रहा है। और हमारे यहाँ तो जो हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसे कटाव हो रहा है जिसको बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उस पर कोई और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ से जो योजना बनाकर भेजी जाती है कि इतने खर्च होंगे, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर में उस खर्च को काट दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जितनी ज़रूरत थी उतना का वहाँ होता नहीं है। 25 मीटर का अगर 500 मीटर का बनाने के लिए योजना बनाकर भेजी जाती है तो लोग यहाँ 100 मीटर योजना कर देते हैं। तो न तो योजना बन पाती है और न कटाव रुक सकता है। तो सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है और कटाव भी नहीं रुकता है। इसलिए इससे तो अच्छा ही होगा कि कटाव के लिए जो पैसा सरकार व्यय करती है उस पैसे को अगर जिनका जो कटौती से प्रभावित हो उनको अगर दे दिया जाए तो अच्छा होगा। उनको अगर 20 लाख रुपये दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो कटाव जो निर्वासन की बात होती है, जो उसको करना है, पुनर्वासित करना है, वो भी पुनर्वासित नहीं हो पा रहा है। हमारे क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 हज़ार से अधिक लोग विस्थापित हैं। उनको कोई न ज़मीन मिल रही है न उनको कोई मकान मिल रहा है। वे कहीं रोड पर कहीं बांध पर पड़े हुए हैं। यह दुस्थिति है, इसलिए उसमें जरूरत है। आप अपना भाषण समाप्त करें मनोहर, आपका समय हो गया। महोदय, अभी तो 1 मिनट बाकी है। अच्छा महोदय, जो मैं कटाव के बारे में बोल रहा था, तो कटाव को रोकने की भी ज़रूरत है। और जो वहाँ से प्रपोजल आता है, जो योजना के लिए प्रपोजल आता है, उसको कम से कम ठीक से देख लिया जाए कि अगर योजना चल रही है तो काम होगा, नहीं तो फिर पैसे की भी बर्बादी हो रही है और काम भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी योजनाएं बने, अब आप बैठ जाएं, माननीय जो भी योजनाएं बने उस पर अधिक से अधिक कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास में 10 मिनट का वक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज तृतीय अनुपूरक पर के वाद विवाद पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे वक्त दिया बोलने का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सचेतक महोदय का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। टोका टोकी नहीं करें माननीय सदस्य, टोका टोकी नहीं करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मोहनिया की जनता का कि जिन्होंने मुझे चुना और बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। तो एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बजट जो है न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर है। माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो 26-27 का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने वाले इस समावेशी बजट से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस बार बजट का आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है, जो पिछले बजट की तुलना में 30,000 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य के विकास की दर 14.9% रहने का अनुमान है। सरकार ने 25 और 30 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन करने और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का जो आधार रखा है, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के मूल्यों पर आधारित यह बजट है।
बिहार की महिलाओं के लिए पहली बार 48,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं के चौतरफा विकास किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अप्रतिम काम किया है। जिस तरह से महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण का प्रावधान हो, नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान हो, जिस तरह से स्कूल को आपने विकास किया है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में हर घर की एक महिला को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं अंतिम पायदान पे बैठी हुई महिलाएं हमारी सशक्त होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने वाली इस समावेशी बजट से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर 68,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य पर 21,000 करोड़, ग्रामीण विकास पर 23,000 करोड़, बिजली पर 18,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। यह बजट कल के बिहार की नींव है। सड़क, पढ़ाई, खेती, रोजगार, इलाज सब साथ चले तो आगे बढ़े बिहार। बिहार बजट विकसित बिहार की दिशा में निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके शासनकाल में दलितों के नरसंहार हुए, सबसे पहले किनके शासनकाल में नरसंहार हुए और दलितों के विकास के मार्ग जहां अवरुद्ध हो चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने महादलित मिशन बनाकर दलितों का जो उत्थान करने का काम किया है, ये मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली दलितों की उत्थान की बात है, तो सबसे पहले समाज के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली महिलाएं जो प्रसव के समय सहायता करती थी, समाज में निम्न दर्जे से देखी जाती थी, उसको मानदेय देकर, ममता दीदी का नाम देकर जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार ने दिया है, निश्चित तौर पर एनडीए सरकार ने अनुकरणीय काम किया है, वंदनीय काम किया है। जिस तरह से बिहार की दलित समाज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एनडीए सरकार, बिहार की जनता, बिहार की जो दलित आबादी है, निश्चित तौर पे एनडीए सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। आज का दलित जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से अग्रसर है। सभी जिलों में अंबेडकर छात्रावास खोले जा रहे हैं, सभी जगह आप देख लीजिएगा सावित्री भाई फुले आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, दलितों के लिए सामुदायिक भवन खोले जा रहे हैं। कहने का मतलब है, समाज के कहने का मतलब यह है कि अगर बाबा साहब के सपनों को आज कोई साकार कर रहा है तो एनडीए की सरकार कर रही है। यह बात जरूर कहना चाहती हूँ। जिस तरह से माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, विगत चुनाव में अपार बहुमत समर्थन मिला है और कुछ अपराजित तत्व के लोग जिस तरह से विरोध कर रहे, चूंकि मैं दलित समाज की महिला हूं, हमने भी उस तरह का विरोध का सामना किया, लेकिन बाबा साहब ने कभी समाज को में विघ्न पैदा नहीं किया, बाबा साहब ने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की। तो उस समय राष्ट्रकवि दिनकर की कविता, एनडीए के सभी प्रत्याशी, बस राष्ट्रकवि, मुझे भी अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्वों का सामना करना पड़ा महोदय, तो हमने लड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हमने यही राष्ट्रकवि दिनकर की कविता हमें याद रखे, विपत्ति में विरोध में, यही कविता में पूरी चुनाव जिसका आज प्रतिपल है कि इतना अपार जन समर्थन मिला है। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त तापतम में भी बढ़े चलो, सफल रहो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के माध्यम से आज ये जो जन समर्थन मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समाज की मैं आती हूँ, संत रविदास ने, जिस समय संत रविदास के समाज के आने वाले लोग हम लोग हैं, और जिस समय समाज में धर्म परिवर्तन की पराकाष्ठा थी, उस समय संत रविदास ने सनातन की रक्षा की, धर्म परिवर्तन की बजाय अपने धर्म के माध्यम से समाज में बैठी विरोधियों को दूर करने
का प्रयास किया। हम उनके वंशज हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से आपने दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, जिस तरह आपने चमचमाती सड़कें दी हैं, जिस तरह से समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में सुविधा दी है, जिनके बच्चियों के लिए साइकिल पोशाक दिया है, उन्हें राशन दिया है, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी है, हम दलित समाज के लोग आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, एनडीए सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने दलितों को आवाज सही रूप में, अगर किसी कोई मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहा है तो एनडीए की सरकार कर रही है। जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ समाजवाद का नाम लेकर दलितों को गुमराह करने वाले, अब संख्यकों को गुमराह करने वाले लोग ये सिर्फ गुमराह करते हैं, लेकिन जब विकास की बात हो तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या तालीमी मरकज में शिक्षा की व्यवस्था हो या दलितों के उत्थान की बात हो, अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज के परिपथ में जो विकास दिख रहे हैं, महिला के सशक्तिकरण में आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अप्रतिम योगदान है, जिसको हम नहीं, अटल जी की मैं कविताओं के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या हार में क्या जीत में शांत रहिए, शांत रहिए। आपकी कार्यशैली यही रही है, कविता पाठ नहीं, कविता एक आईना होता है, शांत रहा कीजिए, हर चीज पे मत बोला कीजिए। आप शांति बनाए, क्या जीत में अटल जी की एक कविता है, इसका अनुकरण करिए तो ज्यादा होगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार जी, आपके पास 10 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर सरकार के जो आय व्यय समान विमर्श है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, और इसके लिए मैं आपका, हमारे सचेतक और हमारे नेता तेजस्वी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पे बोलने का एक समय दिया है। महोदय, काफी लोग चर्चा में अपनी बात को कह रहे थे, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक चैट जीपीटी आजकल एआई सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो हमने उसमें बिहार बजट पे विमर्श के लिए लिखा। क्या लिख के आया, ये इन लोग को सुन लेना चाहिए। बिहार कंटिन्यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द इंडिया। आप सोच लीजिए, ये एआई आप बैठ जाए। माननीय प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, आप अपना भाषण बकबक मत कीजिए। राहुल राव अपना भाषण जारी रखिए। खामियों को रखने के लिए इसमें टोकी नहीं करे माननीय सदस्य, इनको बिहार बजट की खामियों को रखने के लिए मैं इसको 3 प्रमुख विषयों में बांटना चाहता हूं। पहली महिलाएं, दूसरी युवा और तीसरा किसान। माननीय सदस्य, महिला, युवा और किसान, अगर इस चीजों पे सरकार काम कर लेती है तो काम कर रही है। हम सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने देखा होगा जीविका दीदियों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया गया। सरकार ने कहा था कि सब लोग को 2-2 लाख रुपया देंगे। आप बजट का प्रावधान देखेंगे, अगर 2-2 लाख रुपया इनको देने की अगर इनकी मंशा होती तो बजट का प्रावधान कम से कम 3,10,000 करोड़ रहता। इतना पैसा देने के लिए कम से कम 5 साल में 60-60 हजार करोड़ रुपया भी बढ़ाते तो मान के चलते कि इनकी मंशा है देने के लिए, लेकिन इनकी कोई मंशा है नहीं। तो इनका जो रोड मैप है वो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब आप ग्रामीण विकास की बात करें, उस विभाग की बात करें तो मात्र बजट 7,000 करोड़ से बढ़ा है। आप 7,000 करोड़ से बढ़ा के 2 लाख रुपया माननीय सदस्य, इसके बारे में इनको विशेष रूप से जानकारी देनी चाहिए। इनका रोड मैप क्या है, क्योंकि पूरा सरकार का इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ा गया। हम हमारी युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी पलायन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति, हर सदस्य के लोग, उसके क्षेत्र के लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आप रोजगार जो देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या रोड मैप बना के रखा है? आप औद्योगिक विस्तार करके देना चाहते हैं, कितने, उसको अलग अलग पृथक रूप से इनको अपने बजट में बताना चाहिए था
कि इतना 1 करोड़ रोजगार की बात आपने कही है, इतना लाख हम सरकारी नौकरी में देंगे, इतना हम रोजगार सृजन करेंगे, इतना स्वरोजगार होगा, इतना प्राइवेट नौकरी से आएगा, और उन विषयों पर इनको अलग अलग से बात अपनी रखनी चाहिए थी। अब औद्योगिक में ही हमें लगता है कि औद्योगिक का विकास ये कर पाते तो उसमें ये बेहतर काम करते, लेकिन औद्योगिक में इन्होंने किया क्या है? आज देख लीजिए, इथेनॉल का प्लांट इन्होंने बनवाया था, कई प्लांट लगे थे, आज साढ़े 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। क्यों? तो सरकार की पॉलिसी की खामी के चलते। क्यों? सरकार, केंद्र सरकार की, इनके डबल इंजन की सरकार है, इनकी नीतियों के खामियों के चलते बिहार के सारे जो इथेनॉल प्लांट थे वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब रोजगार तो इन्होंने पहले ही आधा कर दिया। तो इस पे इनको एक विशेष अलग से भारत सरकार से बात करना चाहिए था, या इसको अलग से बजट में इसलिए प्रावधान रखना चाहिए था कि वो खरीदे ना खरीदे, हम आपको उतनी पैसा देंगे। उसके अलावा हम आज देख रहे हैं कि हर तरफ नए नए एआई युग की बात हो रही है। पूरा जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, वो ट्रांजिशन की फेज में जा रहा है। अब ट्रांजिशन की फेज में एआई इंडस्ट्री जा रहा है। हम लोग के पास सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जो नए युवा वर्ग के लोग हैं, तो सरकार के पास कोई प्लान है कि उनको वो किस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, कैसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो भी जो है रोजगार में आगे बढ़ सकें, उनके पास वो स्किल्स हों, स्किल सेट हों जिसके ऊपर उनको अलग अलग जगह नौकरियां मिल सकें, या बिहार में ही साइबर सिटी का निर्माण कर सकें। अलग अलग जगहों पे इन्होंने औद्योगिक नीति में करना चाहिए था, लेकिन इनका जो है कोई रोड मैप नहीं है। अब हम ट्रेनिंग स्किल कि किस तरह की नई पॉलिसीज कैबिनेट में आ रही हैं, किस तरह से रोजगार सृजन करने की बात है, लेकिन इस तरह से अगर असत्य बोल के पूरे ये लोकतंत्र का मंदिर है और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र दो हफ्ते पहले मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन जीसीसी पॉलिसी आई है। वो तो माननीय सदस्य ने पढ़ने का और उसके ऊपर विचार करने का तो बात नहीं रखा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं की। अपने 38 जिला में 60 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आईटी विभाग के चल रहे, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। लेकिन ये दिग्भ्रमित करना चाह रहे उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि समय को एक बार कम करा दिया जाएगा। मेरे समय से नहीं काटा जाएगा। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं महोदय। एजी का रिपोर्ट देख लीजिए। एजी का रिपोर्ट देख लीजिए। घोस्ट अकाउंट में स्किल डेवलपमेंट का पैसा भेजा जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा धांधली की जा रही है। और एजी के रिपोर्ट में महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप उनको देख लेना चाहिए था। आपके पास कौन सा स्किल सेट चाहिए आपको? ये आपको रहना चाहिए था विस्तृत जानकारी ना, कि आपको कंबल बनाने वाला चाहिए, कि चरखा बनाने वाला चाहिए, कि टॉयलेट साफ करने वाला चाहिए कि आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काम कर दिया लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चाहिए कि आपको बताना चाहिए था। आपने क्या कोई कॉम्पिटेंसी मैपिंग की कि इस क्षेत्र में इतने लोगों की इतने रोजगार की आवश्यकता है? तो आपने कुछ इसमें काम किया नहीं, बस स्किल डेवलपमेंट कर दिया। घोस्ट अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यही आपकी नीति है महोदय। अब वो किसान की बात करते हैं। एक समय था, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कहते थे उत्तम खेती मध्यवान, नीच चाकरी भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम माना जाता था और जो वाणिज्य का काम है उसको मध्यम, और नौकरी को सबसे न्यूनतम। लेकिन आज क्या हो गया है? उत्तम नौकरी मध्यवान, नीच खेती भीख निदान। आज खेती की स्थिति आपने क्या की है? आज किसान लोग अपना उपज लेके और बाजार में बेचने के लिए वो औने पौने दाम पे 1800 रुपए पे धान बिक रहा है। आपका समर्थन मूल्य क्या है? आपने सीएमआर और एफआरके के नाम पर ऐसा एक भ्रष्टाचार का एक ये षड्यंत्र बनाया है कि सारे किसान उसमें फंस के रह गए हैं। आज कितना दिन बचा है? 27 तारीख को बंद हो जाएगा आपका, 28 तारीख को बंद हो जाएगा धान खरीद। लेकिन आपका टारगेट पूरा कर पाएंगे क्या? सारे किसानों का धान खरीद पाएंगे? जो आपने टारगेट, एक तो टारगेट आपने कम रखा, उस टारगेट को भी आप खरीद पाएंगे? आपने सीसी अवेलेबल नहीं कराया। कम से कम इस ढंग से काम आपको करना चाहिए था कि जो आपके अपने लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी एक रोड मैप को तैयार करना चाहिए था, एक ये बताना चाहिए था। आप किसान की आय दोगुनी की बात करते हैं तो ऐसे तो आय दोगुनी करेंगे कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं उसकी भी खरीद नहीं होगी। बाढ़ में किसान का मछली बह जा रहा है लेकिन किसान सरकार कहती है कि हम उसको बाढ़ मानते ही नहीं। तो ऐसे होगा? हम जिस क्षेत्र से आते हैं फ्लैश फ्लड आता है,
फ्लड आता है, 24 घंटे में फ्लड आके पानी निकल जाता है, जो तबाही करना होता है कर देता है। जहानाबाद में पैसा नहीं मिलता है, नालंदा में पैसा मिल जाता है। अब ये कौन सा फ्लड आता है महोदय कि जहानाबाद से पानी जाता है नालंदा में, लेकिन नालंदा में मिलता है जहानाबाद में। तो इस तरह की नीति पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। इसके अलावा महोदय, किसान सम्मान निधि आपने देखा होगा, फार्मर आईडी के नाम पे ये क्या कर रहे हैं। फार्मर आईडी के नाम पे मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि 50% किसान इसमें लाभुक नहीं हो पाएंगे। बिहार सरकार ने अलग से 3,000 रुपया देने का ये किया है, तो मैं इनसे मांग करूंगा कि एक तो उसको 10,000 रुपया करे, उसके बाद जो वैसे किसान जो जिनका फार्मर आईडी बनना छूट जाएगा उनको ये अलग से पैसा दें, ऐसा प्रावधान ये उसमें करें ताकि जो इनकी सोच है, मनसा है, कम से कम दिखे। 3,000 रुपये से कम 10,000 रुपया करें। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हम लोग मार्जिनलाइज्ड फार्मर की तरफ जा रहे हैं, जमीन कम हो रहे हैं, भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ रही है, मजदूरी करने वाले किसान ज्यादा हैं। नीतीश कुमार जी इस बात को समझते थे, इसलिए इन्होंने हमेशा उसका प्रावधान रखा। तो क्या आप ये पैसा वैसे किसानों और मजदूरों को भी देना चाहते हैं जो भूमिहीन हैं? नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से विशेष प्रावधान कीजिए कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी बिहार सरकार कम से कम अपने तरफ से पैसा दे। ऐसी योजना इनको अपने बना के रखनी चाहिए थी। आज भी महोदय हम जानते हैं खेती में वो क्षमता है कि बिहार में 70% रोजगार जो है अब आप अपना भाषण संक्षिप्त करें। लेकिन हम अब देख सकते हैं कि उसमें ये संभव नहीं हो पा रहा है। महोदय, मनरेगा को जी राम जी के नाम से इन्होंने कर दिया और उसका खेती के समय में उस काम को बाधित कर दिया। अगर इनको करना ही था, अगर इनको किसानों के ऊपर सोचना ही था तो मेड़ बनाने, रोपनी करने, कटनी करने, एक मिनट महोदय, कटनी करने, ढुलाई करने आदि चीजों में इस योजना की राशि को खर्च करते तो किस मजदूरों को भी एक लाभ हो सकता है, लेकिन उस पर इन्होंने कुछ काम किया नहीं। अब देखिएगा कि हमारे धीरे धीरे मैकेनाइज खेती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। छोटे छोटे ट्रैक्टर्स बनाने चाहिए थे, उस पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था ताकि छोटे छोटे किसान भी इसका लाभ ले सके, लेकिन इस पे इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। महोदय, बस लास्ट महोदय, इनका जो वित्तीय वर्ष बीत गया उसमें महोदय इन्होंने 3,17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। अनुपूरक मिला के महोदय 4,07 करोड़ रुपए का हो गया, लेकिन फाइनली अभी इनको खर्च क्या कर पाए हैं? तो अभी जो है 2,44,000 करोड़ माननीय सदस्य श्री गोपाल कुमार अग्रवाल जी, हमारा समय बचा हुआ है। माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। हम उनसे एक आग्रह करते हैं, बिहार में स्किल डेवलपमेंट का जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग लिए हैं, क्या आपके पास उन बच्चों का मोबाइल नंबर सहित सरकार के पास रिकॉर्ड है? और अगर है तो ये बच्चे, महोदय एक मिनट महोदय, ये बच्चे बिहार में महोदय कहाँ काम कर रहे हैं? आप बैठ जाएं। कागज पे माननीय सदस्य बैठ जाएं। चल रहा है महोदय। माननीय सदस्य श्री गोपाल कुमार अग्रवाल को गुमराह कर, आपके पास में 15 मिनट का वक्त है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने गत विधानसभा चुनाव पे मुझ पे भरोसा किया, मुझे अवसर प्रदान किया, और ठाकुर की जनता ने जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, मैं इस सदन के माध्यम से उन सबका बहुत बहुत हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आसन का और माननीय हमारे बड़े भाई सचेतक श्री सरवन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे उन्होंने आज मुझे अपने वक्तव्य का अवसर प्रदान किया है। ये जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है, 3,47,589.76 करोड़ का, जो ये बुनियादी आवश्यकता है, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, और ये बजट इन सबको एक ऊंचाई देने का काम बिहार में करेगी। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी ने उद्योग के बारे में चर्चा की कि बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टर जो है नहीं आ रहे हैं, और औद्योगिक विकास जो है बिहार में नहीं हो रहा है। खास करके मैं बताता हूं, मैं सीमांचल के उस आखिरी छोर से आया हूं
जो बंगाल और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और बिहार का अंतिम हिस्सा है। और सीमांचल से जितना बड़ा पलायन खास करके मजदूरी के लिए पंजाब, दिल्ली, लुधियाना के तरफ हो रहा है, होता था, हम इस बात के गवाह हैं कि नहीं होता था। आज मैं खुद इस बात का सबसे बड़ा साक्षी हूँ उनको बोलने दिया जाए। आज हमारे जैसे जो आखिरी बिहार का आखिरी अंतिम जो छोड़ है वहां पे, जहाँ पे एक कहने के नाम पे एक इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, आज वहां पे खास करके मेरा विधानसभा जब बंगाल से हम बिहार की तरफ घुसते हैं, अररिया की तरफ जब हम जाते हैं, तो जो हमारा 4 लेन सड़क है उसके दोनों तरफ हमको लगता है जो कभी जो भावना हम लोगों को, कभी हम लोग दिल्ली से राजस्थान हरियाणा की तरफ जाते थे तो हम लोग जिस तरह से दोनों तरफ उद्योगों का जाल देखते थे, जिस तरह इंडस्ट्रियां देखते थे, तो लगता था कि नहीं हम लोग जो है हिंदुस्तान में है और हमारा क्षेत्र भी हिंदुस्तान में है कि नहीं है। लेकिन आज हम धन्यवाद देंगे जो माहौल बिहार में बना है। अरे हम भी बनिया समाज के बच्चे हैं, हम लोगों ने भी उस कालखंड को देखा है कि जब लोग बाजार में नई मोटरसाइकिल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल ज्यादा बिकती थी, नए गाड़ियों के जगह लोग पुरानी गाड़ियां लेते थी। क्षमता रहने के बावजूद थाना का क्या स्थिति था, वही अंग्रेजों के जमाने का भवन और उसके बाद जो है खटारा जीप। और खटारा जीप क्या स्थिति में थी कि जो जवान होते थे थाना का, उस जवान का आधा समय तो जीप को धकेलने में चले जाता था। और दरोगा जी क्या करते थे, जो मजबूत सिपाही होता था उसको जीप में लेकर चलते थे कि कहां गाड़ी को ठेलना पड़ जाए। तो आज जो स्थिति है, आज विधि व्यवस्था ऐसी बनी कि खास करके हमारा सीमांचल का इलाका जो कि किडनैप का सबसे बड़ा उद्योग था, जो 2005 से पहले अपहरण का सबसे बड़ा उद्योग था बिहार में, आज हमारे यहाँ आइए बंगाल से जब बिहार की तरफ घुसिएगा तो रोड के दोनों तरफ आपको इंडस्ट्रियां मिलेगी। आज हमारे यहाँ इतनी बड़ी हमारे यहाँ की इंडस्ट्री 2009 में पहले बार आई थी, रीगल जो स्टार्च की फैक्ट्री है। हमारे यहाँ पहले धान और जूट की खेती होती थी, हमारे यहाँ पहले धान और जूट की खेती होती थी और जूट में मेहनत बहुत ज्यादा था, किसान को कोई फायदा नहीं होता था। नतीजा यह हुआ कि हमारे यहाँ सारी जमीनी एक फसला रह गई, सिर्फ धान का एक बार खेती होता था। लेकिन एक रीगल ने पूरे किशनगंज जिला ही नहीं, बगल के अररिया जिला और बगल के बंगाल के भी कई प्रखंडों को आज वहां पे 2 मकई की खेतियां हो रही है। ना केवल लोगों को रोजगार मिला बल्कि किसानों को भी एक नया रास्ता मिला काम करने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ी है इससे। और आज एक इंडस्ट्री नहीं, कम से कम 10 दर्जन इंडस्ट्री हमारे यहाँ बैठी है। और जो सीमांचल हमारे यहाँ पर अगर आप चले जाते, अगर आप किशनगंज के रेलवे स्टेशन पे जाते, आप ठाकुरगंज के रेलवे स्टेशन पे अगर दिल्ली पे जाने वाली ट्रेन के समय खड़े होते तो आपको लगता है कि कहीं कुंभ का मेला तो कहीं नहीं लगा। यह हालात थे हमारे यहाँ। लेकिन आज आप जाइए, हमारे यहाँ पलायन रुका मजदूरों का, जो मजदूर जो नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप, अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़ के और 2 जून की रोटी के लिए दिल्ली और पंजाब जाता था, आज वो नौजवान घर में रह के इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हमारे यहाँ काम हो रहा है। आज क्या है, अरे पहले जब हम बंगाल जाते थे तो बंगाल की सड़कों को देख के बोलते थे कि भाई हम बंगाल में आ गए। लगता था कि बिहार के सड़कों को पार करना एक महाभारत लगता था। घंटों में सड़कें गिनी जाती थी, 10 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लगता था। हमारे यहाँ से बंगाल का सिलीगुड़ी मार्केट मात्र 55 किलोमीटर है। लेकिन आज सिलीगुड़ी जब हम लोग जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो सिलीगुड़ी के लोग बोलते वाह आपके बिहार का रास्ता कितना बढ़िया सड़क आपके यहाँ का हो गया। अरे यही पटना आने के लिए हम लोगों को एक रात बरौनी में रुकना पड़ता था। ठाकुरगंज से आने के लिए एक रात बरौनी में स्टे करते थे या फिर एक रात मुजफ्फरपुर में स्टे करते थे, दूसरे दिन हम लोग पटना आते थे। आज हम लोग 6 घंटा में ठाकुरगंज से 450 किलोमीटर हम लोग पटना आ जाते हैं आराम से, और उसमें 10 आधा घंटा के रास्ता में चाय पानी भी ले लेते हैं। आज क्या है, जब पहला चुनाव हम लड़े थे 2005 में उपाध्यक्ष महोदय, तो पहला जब चुनाव हम लड़े थे तो चुनाव लड़ने के लिए महिंद्रा का 4 व्हीलर गाड़ी खरीदे थे, अब भी कहीं कहीं फंस जाता था तो ट्रैक्टर मंगा के अगल बगल से गाड़ी को खिंचवाना पड़ता था। जब 2010 का विधानसभा चुनाव हम लड़े, सच्चाई है,
ये सच्चाई है। अब जब 2010 शांति बनाए, उनको बोलने दें माननीय सदस्य। 2010 का विधानसभा चुनाव हम लड़े तो स्कॉर्पियो गाड़ी से लड़े, और 2015 का चुनाव इनोवा पे लड़े, और 2020 का चुनाव हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के लड़े। लोग बोलते हैं बिहार नहीं बदल रहा है। कौन गांव ऐसा है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है? अरे अगर यही सड़कों के निर्माण की अगर यही स्थिति बनी रही तो मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि आने वाले 2030 के बाद शांति बनाए, टोकी नहीं करें तो हम लोगों का काम रह जाएगा पहले बनी हुई सड़कों को चौड़ीकरण, पुरानी सड़कों को चौड़ीकरण करना। बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य। 5 साल के बाद रह जाएगा। उनको बोलने दिया जाए। पुलिया बन गया। पहले लोग एक एक पुल के लिए तरसते थे, आज गांव में पुल पुलिया बना है। जहां छोटे पुल की आवश्यकता थी वहां 2-2 और 3-3 स्पेन का पुल बना है। आप शांति बनाए। जो स्थितियां है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, और जहां जहां सड़कें बनी है चौक चौराहे मार्केट का रूप ले लिया। और जब मार्केट का रूप चौक चौराहा ले लिया तो वहां पे जो गांव का गरीब किसान है, जिसका घर के पीछे में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, सब्जी उगाता है, शाम को सब्जी या गोरू पालता है तो दूध शाम को लेके आता है उस हाट में, और उसको बेच के और शाम को जब जाता है तो घर के लिए साग सब्जी और अनाज लेके जाने का काम करता है। चारों तरफ हर चौराहे पे मार्केट का रूप ले लिया है। लोगों को रोजगार का अवसर मिला है, नौजवानों को, युवाओं को जो है रोजगार करने का अवसर मिला। कोई दुकान खोल रहा है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, अवसर प्राप्त हुए हैं। और आप लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पलायन हो रहा है। आज क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारे बिहार से लोग जाए काम करने दिल्ली, पंजाब, बाहर, लेकिन रिक्शा और मजदूरी करने के लिए नहीं जाए। हमारे यहाँ से जो लोग जाए वो स्किल्ड लेबर बन के जाए, टीवी मैकेनिक बन के जाए, डीजल मैकेनिक बन के जाए, इलेक्ट्रिक मैकेनिक बन के जाए। और आज पूरे बिहार के कोने कोने में IIT कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। हमारे ठाकुर में प्रति वर्ष 500 बच्चे जो है पॉलिटेक्निक की डिग्री लेके, डिप्लोमा की डिग्री लेके जो है, मैं पिछले दिनों दिल्ली में घूम रहा था चाणक्यपुरी में सर, 2 बच्चे आए हमारे क्षेत्र के आगे, हमारा पैर छुए तो कहा भाई तुम लोग यहाँ पे, और वो जर्सी लगाए हुए थे मेट्रो वाला, तो हमने कहा तुम लोग बाबू यहाँ पे, तो बोले जो मेट्रो का काम हो रहा है इसमें हम लोग इंजीनियर हैं। तो बोले इंजीनियर, बोला वही डिग्री, वही पॉलिटेक्निक कॉलेज IIT कॉलेज जो आप लोगों ने खुला था उसी से हम लोग पढ़ के इंजीनियर बने। ये सपना था। अरे हम तो खुद बनिया समाज से पैदा हुए, हम लोगों ने उस कालखंड को झेला भाई। हमारे कितने रिश्तेदार सूरत है और गुजरात चले गए, अपना काम छोड़ के चले गए। और क्या क्या हुआ, हमारे परिवार में भी किडनैपिंग हुई थी। अब कहां उसका सेटलमेंट हुआ, ऐसा मुंह मत खुलाइए, समझे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में आप जाइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए। हमारे साथियों ने कहा कि जहां भी पिंक कलर का चमचमाता बिल्डिंग दिखेगा वो समझ लीजिए कि बिहार सरकार का स्कूल है। आज क्या है, पहले एक पंचायत में मुश्किल से 3 प्राथमिक विद्यालय होता था, 3 से 4 प्राथमिक विद्यालय, और मध्य विद्यालय 1 से 2 किसी पंचायतों में होता था। आज हर वार्ड में एक मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। और सबसे बड़ी बात है, सपना था किशनगंज जिले में जब पहले बार माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो रुई धासा मैदान में मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी के भाषण में, अपने भाषण में, कि हमारे किशनगंज जिले में मात्र 13 हाई स्कूल है। आश्चर्य किया था मुख्यमंत्री महोदय ने, कहा कि 13 हाई स्कूल है। मुख्यमंत्री जी को हमारे बात पे विश्वास नहीं हुआ तो डीएम को बुला के पूछे, तो डीएम ने भी कहा 13 हाई स्कूल है पूरे जिले में। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने वहां से घोषणा किया कि हम हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोलने का काम करेंगे। और आज बिहार के हर पंचायत में हाई स्कूल ही नहीं बल्कि हर प्रखंड में सरकार +2 का विद्यालय खोलने का काम कर रही है। आज जो है आज हमारे आज के समय क्या था, अरे बेंच टेबल नहीं था, माननीय सदस्य, स्कूल का भवन नहीं था, चट्टी और बोरा लेके बच्चे आते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। आज स्मार्ट क्लास है, आज जो है बेंच टेबल है, नया चमचमाता भवन है, स्मार्ट क्लासरूम है, बच्चों को कपड़ा दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है, और सारी सुविधाएं बच्चों को देने का काम सरकार कर रही है।
एक मिनट सर, एक मिनट। सारा काम करने का सरकार कर रही है। आज आप चले जाइए, आज आप जो है इलाज के क्षेत्र में चले जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज क्या है हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। सर एक सेकंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और दवाई है, डॉक्टर है, सबसे बड़ी बात है आप डायल करते हैं, आपके दरवाजा पे एम्बुलेंस आ जाती है। दरकार पड़ने पे वही एम्बुलेंस आपको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आपको अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है, और दरकार पड़ने से फिर वही अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र से आपको पटना पीएमसी तक लेके आती है। गरीबों को कितना बड़ा सहारा मिला साहब। हाँ, दवाई एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाइए कितना खर्चा होता है। आज गरीबों को सबसे बड़ा उसका बजट में सबसे बड़ा बचत हो रहा है स्वास्थ्य विभाग से। इसीलिए ये बिहार इतिहास बनाने का काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ही बात कहूंगा कि आज से 100 साल बाद भी जब बिहार की गौरव गाथा लिखी जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम सबसे ऊपर स्वर्ण जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि शख्सियत गुम हो जाएगी खला के धुंध में एक दिन, शख्सियत गुम हो जाएगी खला के धुंध में एक दिन, और देखना लोग कारनामों को याद करते रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर हुए सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर होगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। यही ठीक है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2 फरवरी 26 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। तदुपरांत दिनांक 3 फरवरी 26 को राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 27 का वार्षिक वित्तीय विवरणी मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ साथ राज्य की प्राप्तियां, व्यय का लक्ष्य निहित था। आलोक जी, सब कुछ था उसमें। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा बजट 26-27 पर समान विचार विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किए, जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया, और जो बातें संभव होगा, जो उचित होगा, जो ज्ञान से युक्त होगा, ईमान से युक्त होगा, उसको सन्निहित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 4-5 में 23,825 करोड़ रुपए से बढ़कर 26-27 में 3,37,589 करोड़ 76 लाख रुपए तक पहुंच गया। यह वृद्धि राज्य की विकास, अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाती है। महोदय, एक तरफ जहां भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम में से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। भारत 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, इस संकल्प के अंतर्गत पहला संकल्प 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, इसमें राज्य की प्रति व्यक्ति की औसत आय को दोगुना करना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार परक गतिविधियां संचालित करने हेतु सभी परिवार के महिलाओं को 10,000 रुपया देना। अब इस योजना के लाभुक को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करना निहित है। रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों को कार्य दक्षता बढ़ाना। जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना इत्यादि शामिल है। मगर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 1,56 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी जा चुकी है। महोदय, बस 20 से 25 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं दिया जा चुका है। अगले 5 साल में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी रोजगार के अवसर पैदा होंगे करने का लक्ष्य है। इस हेतु बिहार अपने मानव शक्ति को इस भूमंडलीय युग में
आज की मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने की प्रति संकल्पित है। कुशल कामगारों को आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। महोदय, दूसरा संकल्प समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना, बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा युवकों को प्रतिभाशाली युवकों को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, एक नए बड़े उद्योग को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 7 निश्चय अंतर्गत राज्य महोदय हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केंद्रित है। सूक्ष्म और लघु उद्योग पर विशेष जोर देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निवेशक का गठन किया गया है। उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी और व्यवसायी उद्योग का भी गठन किया जा रहा है। महोदय, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी का स्थापना करने के साथ साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों को स्टार्टअप एवं न्यू एजेंसी इकोनॉमी पर क्षेत्र में रोजगार सृजन में सक्षम बनाने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, 2008 से कृषि रोड बना के कृषि का विकास किया जा रहा है। अब 3 कृषि रोड क्रमशः 2008, 12, 12, 17, 17 को क्रियान्वित किया जा चुका है। महोदय, तीसरा संकल्प कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत अब किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप 24-29 के काम में और तेजी लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। साथ ही बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत 114 प्रखंडों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सब्जी हाट, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग ग्रेडिंग शेड एवं प्रबंधन कार्यालय शामिल होंगे। महोदय, चौथा संकल्प उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित करना एवं एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महोदय, 5वां संकल्प सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, नए मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों का बेहतर पढ़ाई इलाज की लोक निजी भागीदारी प्रोत्साहित करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाने में सरकार संकल्पित है। महोदय, 6वां संकल्प मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सुलभ संपर्कता का विस्तार सुनिश्चित, बिजली एवं सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास, समृद्ध बिहार, युवा शक्ति, खेल में प्रगति, अनुसरण एवं रख रखाव आदि शामिल है। इसे पूर्ण करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, बताते हो रहा है अनुमति दीजिए प्लीज कि बिहार राज्य के कुल 38 जिलों के सभी 8,000 के में कम से कम लक्ष्य है। अब तक कुल 5,341 खेल मैदान चिन्हित किया गया है, जिसमें से कुल 4,889 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 4 से मैदान में निर्माणाधीन है। भाग गए लोग। अरे भाई, सच बात सुनने के आदि नहीं है। महोदय, सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराएगी। संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी। साथ ही आधुनिक तकनीकी नवाचार एवं
संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनाएगी। महोदय, पिछले एक दशक में बिहार में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है। कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रगण्य है। वर्ष 24-25 के अंतर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में 5वां, गेहूं उत्पादन में 6ठा स्थान रहा है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% और लीची का 83% बिहार में उत्पादन होता है। साथ ही सब्जी एवं मक्का उत्पादन में भी राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए प्रमुख एवं मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 70.5% तथा लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 75.2% भूमि को आच्छादित किया गया है। महोदय, आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्य अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय पदों के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजना में दानापुर बीटा कोरिडोर प्रगति में है। आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है। मुंगेर मिर्चा चौकी 4 लेन परियोजना प्रगति में है। दिलवाड़ा शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन का पुल प्रगति में है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 4 लेन पुल प्रगति में है। जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजना में कच्ची दरगाह बिलुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण 2 के अंतर्गत हाजीपुर महनार पथ को सिकंदर एवं चरण 3 के अंतर्गत राघोपुर दियारा वैशाली से हाजीपुर महनार पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जेपी गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता का निर्माण प्रगति पर है। मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिवाड़ा से रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुंच पथ के साथ 4 लेन पुल परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही 7 में से 3 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे का भी निर्माण किया जाना है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 15-16 में 64,205 किलोमीटर से बढ़कर 25-26 में 1,19,000 किलोमीटर हो गई, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्य में शामिल हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकल करके उपलब्धता की ओर बढ़ रहा है। और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ताओं में 2015 में 2 से 3 किलोवाट से बढ़कर के 25 में 774 किलोवाट हो गया। साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य महोदय, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कल्याणकारी व्यय 3 गुना बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्थागत प्रसव में 76.2% की वृद्धि, मातृ मृत्यु अनुपात में 61 अंकों की कमी आई है, जबकि प्राथमिक नामांकन 70% है से ऊपर बना हुआ है तथा विद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से उच्च शिक्षा की क्षमता का विस्तार हुआ है। महोदय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11,75,7 आसनों के माध्यम से 1,40,00,000 रुपये जुड़े हैं। 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। ये सभी उपलब्धियां बिहार की सतत प्रगति को दर्शाती है और इस बजट के अंतर्गत समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जीविका द्वारा कार्य किया जा रहा है। महिला विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सहायता समिति की 11,03,627 है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी कुल संख्या 41,777 है। महोदय, राजकोषीय घाटा का नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 26-27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल राजघरेलू उत्पादन का 3.0% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 26-27 का सकल राजघरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है,
वित्तीय वर्ष में 26-27 में राजकोषीय घाटा 39,180 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल उत्पाद का 2.99% है। महोदय, हमारी सरकार वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को 26-27 में 1,143 करोड़ रुपये रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, 24-25 में कुल बकाया ऋण सकल घरेलू उत्पाद 9,091 करोड़ 997 करोड़ रुपये का 37.72% है। बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा वर्ष 26-27 के अंत में कुल बकाया ऋण 4,46,397.0 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पादन 13,901 से 55 करोड़ रुपये का बढ़ाकर 34.9% है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 24 में ब्याज कुल राजस्व प्राप्ति 9% है, जिसे वर्ष 86-87 में 8.89% अनुमानित किया गया है। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी करने के लिए वर्ष 26-27 में कुल बजट लगभग 66.53% राशि विकासमूलक मदों में क्रियान्वित किया गया है। साथ ही आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में 3,47,590 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39,370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर समान विमर्श के दौरान सदस्यों द्वारा लिए गए विचारों के लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और एक बात अंत में मैं कहना चाहूँगा महोदय, बुरे को सारे नजर आते हैं बुरा, जैसे कहावत है, चोरों को सारे आते हैं चोर नजर। जो गंदे लोग हैं वो गंदगी ही देखते हैं, अच्छाई देखने की उनकी पिपासा और उनकी इच्छा नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सशक्त नेतृत्व, ज्ञानवानी दृष्टि और ईमानदारी के चलते ये बिहार समृद्ध बिहार में आगे आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर समान विमर्श समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 9 फरवरी 26 के स्वीकृत निवेदनों की संख्या 40 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।